हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्या देखेंगे, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट समरी के फॉर्म में हम लोग फार्मूला के रिवीजन करते हैं और इसी सेशन में आगे में जेईई और नीट में जो भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से उसको हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला का सीरीज चला रहे हैं, फार्मूला और कैसे हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे ये सीख रहे हैं, ताकि अगर हम क्वेश्चन बताएंगे आपको तो बिल्कुल समझ में आए। तो देखिए क्या है, ये फर्स्ट फार्मूला जो हम लिखे हैं Q इज इक्वल टू एन ई, ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहता है क्या है, किसी भी बॉडी पे अगर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी बॉडी पे चार्ज कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम पॉसिबल है या 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 50, 200, 300, 2000, 3000 ये वैलिड है, यानी इंटीजर के फॉर्म में वैलिड है, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज नहीं होगा। तो इसी के बेस्ड पे Q इज इक्वल टू एन एक फॉर्मूला है। यहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पे देखिए कंसेप्ट क्या होता है, जब कभी भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी पे प्लस में चार्ज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा उस पर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस बॉडी पे जाएगा उस पर माइनस में चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, 2 गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकला तो प्लस n × e हो जाएगा, जिस पे गया है माइनस n × e हो जाएगा। और याद रखिएगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब कभी किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ कुछ ना कुछ मास को भी लेकर के जाएगा। तो याद क्या रखना है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां देखिएगा, अगर यहां पे बॉडी इस पे बनाते हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अगर ए से निकल कर बी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ए से निकल कर बी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मास ऑफ बॉडी ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मास ऑफ बॉडी ए डिक्रीज करेगा, मास ऑफ बॉडी बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ए पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और बी पे क्या होगा, निगेटिव। ये कंसेप्ट था। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर कमी आएगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.108 × 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल रहा है तो उस बॉडी का मास डिक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन होता है। देखिए क्या होता है, अब कूलम्ब्स लॉ देख रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया क्या, दो चार्ज आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, किस तरह से दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा, इसके बारे में कूलम्ब्स ने जानकारी दिया। तो कूलम्ब्स बताया क्या, दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो सिमिलर, पॉजिटिव का मतलब हुआ दो प्लस प्लस यानी सिमिलर चार्ज है, तो वो आपस में रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन, मतलब क्या, रिपेल, एक दूसरे को दूर भगाएगा। दो अगर निगेटिव चार्ज है तब भी रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पे भी दोनों सिमिलर हुआ, निगेटिव और निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ तो डिसिमिलर चार्ज है, तो यहां पे अट्रैक्शन होगा। ओके, अट्रैक्शन होगा। तो बताया क्या, इतना ही तक नहीं लिमिट छोड़ा, वो बताया क्या कितना फोर्स से रिपेल करेगा या कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए एक क्या फॉर्मूला दिया। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता है। ये कब होता है, फोर्स इज इक्वल टू k इंटू q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर, ये कब होगा, जब दो चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम रहेगा या फ्री स्पेस रहेगा, तब फोर्स का वैल्यू होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और एक बात यहां पे आपको याद रखना है, k जो होता है कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। ओके, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ओके, यहां पे जो स्टूडेंट गलती करता है, आपको Q1 और Q2 को, Q1 एंड Q2 केप्ट विद साइन, यानी जो, सॉरी, विदाउट साइन, केप्ट विदाउट साइन, सॉरी, केप्ट विदाउट साइन। मतलब क्या है, अगर Q1 निगेटिव है तो निगेटिव के साथ Q1 को पुट नहीं करेंगे, ऑलवेज साइन को हटा देंगे तब पुट करेंगे। क्यों, साइन तो निगेटिव या पॉजिटिव सर सिर्फ ये बता रहा है अट्रैक्शन या रिपल्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बता रहा है। तो ये हम जो चार्ज यहां पे पुट करते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस को रिमूव कर देते हैं, विदाउट साइन तब उठा कर रखते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे Q1 है कितना, -2 कूलम, Q2 कितना है, +3 कूलम। ठीक है, तो यहां पे जो रखेंगे चार्ज के वैल्यू, तो माइनस रिमूव करके 2 और 3 सिर्फ रखेंगे,
यानी माइनस और प्लस नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर दोनों चार्ज के बीच मीडियम रहेगा, देखिए यहाँ पे मीडियम, दोनों Q1 Q2 के बीच मीडियम आ गया, तो कंप्लीट में अगर मीडियम है यानी ये दोनों चार्ज को अगर आप लिक्विड में जाकर रख दिए तो दोनों चार्ज के बीच में पानी आ जाएगा। अगर लिक्विड पानी है, वाटर है, तो वाटर आ जाएगा। अगर ऑयल में रख दिए तो बीच में ऑयल आ जाएगा। तब कंप्लीट में मीडियम आ गया दोनों चार्ज के बीच, एयर या वैक्यूम नहीं रहा। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी एक आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव। एप्सिलॉन आर होता है क्या? एप्सिलॉन आर होता है, पहले एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर होगा रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं। अब देखिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए, कुछ के लिए याद रखिएगा, वाटर के लिए कितना होता है? 81 होता है, और एयर के लिए 1 होता है। इसी वजह से एयर के लिए एप्सिलॉन आर नहीं पुट करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन आर पुट भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब मीडियम पार्शियली फिल्ड रहेगा, यानी दोनों चार्ज के बीच, कंप्लीट चार्ज के बीच में मीडियम नहीं रहा, कुछ ही पोर्शन में। जैसे यहाँ पे देखिए दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अभी भी R है, लेकिन मीडियम जो डाले हैं ओनली T थिकनेस में डाल रहे हैं। देखिए इसी में सिर्फ T थिकनेस में मीडियम डाल रहे हैं, इसका T है, थिकनेस कितना है याद रखिएगा, कितना थिकनेस में सिर्फ है, सिर्फ T थिकनेस में मीडियम डाल रहे हैं। बाकी अभी भी ईयर इधर भी, ईयर इधर भी है। तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R माइनस टी। R माइनस टी मतलब अभी भी कितना में ईयर है? R माइनस टी, टोटल R है, ये डिस्टेंस T है, T में सिर्फ मीडियम आया, तो R माइनस टी अभी भी खाली है, वैक्यूम है, प्लस T इंटू रूट के का होल स्क्वायर, ये होता है। याद रखिएगा, ये तीनों समझ गए। एक क्या देखें, जब एयर या वैक्यूम रहेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4πε0 होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज के बीच कंप्लीट में मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ प्रोडक्ट में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यानी के टाइम्स फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अगर पार्शियली मीडियम है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला दिस हो जाएगा। अब देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन होता है, जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो पहले वाले चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक नया टर्म, दूसरा टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक नया टर्म है, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है चार्ज के चारों तरफ का रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स एक्ट करेगा, यानी यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेसिक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 FE बाय Q नॉट, ये होगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। क्लियर है? अब एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला होगा। अब लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कोई कहीं पे भी पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है तो यहां से r डिस्टेंस पे, यहां से कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा? KQ बाय आर स्क्वायर होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज है मतलब एक रॉड है जिस पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, याद रखिएगा। इस केस में फील्ड का वैल्यू हर अलग अलग केस में लेते हैं। अगर रॉड का लेंथ फाइनाइट है, यानी 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, कुछ ना कुछ फिक्स है, तब क्या होगा? फील्ड का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगा, इस रॉड से r डिस्टेंस पे कितना होगा? एक होगा इस रॉड के परपेंडिकुलर कितना होगा? अलग होगा। रॉड के पैरेलल एक होगा, देखिए रॉड है तो रॉड के पैरेलल, यहाँ पे दोनों अलग अलग, यानी एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, एक वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो रॉड के साथ कितना डिग्री एंगल बना है? 90। और वाई के डायरेक्शन में जो है देखिए पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिएगा ई एक्स का वैल्यू कितना होगा? ई परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं ई एक्स भी आप बोलते हैं ई एक्स, ये होता है के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये याद रखिएगा। क्या होता है? के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ई पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? ई पैरेलल या ई वाई, ये कितना होता है? यानी दोनों सेम है, कभी पैरेलल भी लिखा जाता है, कभी ई वाई भी लिखा जाता है। ये होता है के लेमडा बाय आर, के वही है कांस्टेंट है जितना वैल्यू हम बताएं, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, ये होता है। क्लियर है? तो ये हुआ। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट है, जैसे देखिए यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट है, एक रॉड का एंड क्या है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक क्या फिक्स हो गया, तो सेमी इनफाइनाइट केस होगा। तो यहाँ पे
अल्फा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि ये देखिए कहाँ पे दो पैरेलल लाइन ही इनफाइनाइट में मिलेगा। अल्फा होगा 90 डिग्री, अब बीटा की जगह जितना एंगल दिया हुआ है थीटा वो पुट करेंगे। इसी फॉर्मूला में ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल में पुट करेंगे क्या, पुट अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर थीटा डिग्री, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर कंप्लीट इनफाइनाइट रॉड का लेंथ है, रॉड का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब दोनों छोर का आता पता नहीं है, ना तो ये छोर फिक्स है ना ये छोर, दोनों आगे पीछे जा रहा है। तब इस केस में अगर पी पॉइंट पे आपको कहेगा निकालने के लिए जो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो इस केस में क्या हो, अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा 90 डिग्री। आप पुट कर लीजिए और एक फॉर्मूला हम तो कहेंगे आप जनरल फॉर्मूला ये याद रखिए, सेमी इनफाइनाइट है तो अल्फा और बीटा के वैल्यू याद रखिएगा, और इनफाइनाइट है तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री। 90 क्यों होगा इसका भी कंसेप्ट है। देखिए अल्फा ऊपर एंगल बना रहा है, तो अल्फा भी ये क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब क्या इनफाइनाइट पे जाके ये मिलेगा, तो इनफाइनाइट मतलब कितना एंगल बनेगा 90 इंड से, ये भी इनफाइनाइट पे मिलेगा तो ये भी 90 बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग देख रहे हैं, रिंग की वजह से कितना होगा। रिंग किसको बोलते हैं, वन डायमेंशनल होता है। ऐसे रिंग है, इस पे चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको, यानी रिंग के एक्सिस किसको बोलते हैं, ये एक्सिस पे रिंग कब होगा, एक्सिस रिंग का क्या होता है, एक रिंग है, देखिए ऐसे रिंग है, रिंग के सेंटर से एक लाइन पास करे और रेडियस के साथ 90 डिग्री हो। देखिए सेंटर से लाइन पास कर रहा है और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हुआ रिंग के एक्सिस। देखिए रिंग ऐसे है, रिंग के सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है और रेडियस के साथ जो 90 डिग्री बना रहा है उसी को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये रेडियस हुआ रिंग का, ये लाइन सेंटर से पास कर रहा है, तब ये होगा, ये क्या होगा, ब्लू वाला मार्कर जो है ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए लाइन के सेंटर से पास कर रहा है और रेडियस के साथ 90 डिग्री बना, तो एक्सिस ऑफ रिंग हुआ। एक्सिस ऑफ रिंग पे सेंटर से जो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहां पे फील्ड का वैल्यू होता है, इस पे अगर मान लेते हैं अगर ई वैल्यू है तो ई का वैल्यू होगा के क्यू, इस पे क्यू चार्ज रखा हुआ, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। आपको याद रखना है ये क्या है, आपको याद क्या रखना होगा, ये जो है एक्स है, एक्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम कहां से कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। अब इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाएंगे और बताएंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम। और हाँ देखिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, ई मैक्सिमम कहाँ पे होगा पता है, एक्स का वैल्यू अगर आप +-r/√2 रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जैसे देखिए सेंटर से जैसे जैसे जाएंगे फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फिर घटेगा, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे होता है, सेंटर से +r/√2 डिस्टेंस पे भी इस डायरेक्शन में, अब -r/√2 डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये हम लोग निकालते हैं क्लासरूम में, ऐसे ऑलरेडी बना चुके हैं डेरिवेशन में। हालांकि आप याद रखिएगा मैक्सिमम रिंग के केस में मैक्सिमम फील्ड होता है x = r/2 पे, यानी सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे भी प्लस डायरेक्शन में होगा मैक्सिमम, अब माइनस डायरेक्शन में -r/√2 डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ग्राफ इसमें बताते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हालांकि हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर x वाला है, x है, तो देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी एक क्या होगा, x +r/√2 होगा इधर, x -r/√2 होगा इधर, दोनों जगह पे क्या होगा, फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू x की जगह r/√2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क दे रखे हैं, चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर कोई चार्ज डिस्क है, डिस्क मतलब कंप्लीट में चार्ज फैला हुआ है, ये मटेरियल में चार्ज रखा हुआ है, इसमें सिग्मा दिया रहेगा आपको, इसका रेडियस और सिग्मा दोनों दिया रहेगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका फील्ड का वैल्यू होता है x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस पे होता है। ऐसे देखिए रिंग डिस्क ऐसे है, डिस्क ऐसे है, इससे x डिस्टेंस पे सेंटर से देखना है, σ/2ε1 - x/√r² + x² इसका वैल्यू होता है। अब देखिए क्या करेंगे, एक होता है स्पेशल केस, अगर आपका रिंग का रेडियस बहुत बड़ा होगा, यानी x < रेडियस हुआ, यानी रिंग का साइज, इफ डिस्क इज वेरी लार्ज,
वेरी लार्ज, यानी एक्स लेस देन होगा रेडियस से, रेडियस बहुत बड़ा होगा, तब फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये स्पेशल केस होता है। क्लियर है? अब हो गया, ठीक है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे, आगे और सब देखेंगे फॉर्मूला 6 नंबर से देखेंगे, 7 नंबर से और देखेंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 7 नंबर का फॉर्मूला लिए हैं। ये देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, कंडक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक टॉपिक होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग में एक टॉपिक है कंडक्शन ऑफ चार्ज, यानी एक पढ़े थे चार्ज करने का 3 मेथड होता है। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसी में से एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लेकर आते थे और दोनों को जैसे ही टच में करते थे, या वायर के थ्रू या ऐसे सिंपल टच में करेंगे। जैसे देखिए ये ब्लैक वाला जो है ये क्या है, चार्ज बॉडी है, ये ब्लू वाला अनचार्ज है। तो अनचार्ज को जैसे चार्ज के कांटेक्ट में आप लेके आएंगे तो ये क्या होगा, जिस पे चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वहां से चार्ज फ्लो होकर के किस पे, ब्लू वाले मार्कर पे आएगा जो अनचार्ज है। चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो याद रखिएगा इस मेथड में क्या कहता है, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी अंटिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी बिकम्स इक्वल। चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल वाले से लो पोटेंशियल तक तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन कहां से पूछता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, इस पे चार्ज जो है q1 है, दूसरा है जिसका रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q2 है। तो दोनों का साइज अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, दोनों पे चार्ज भी अलग अलग है। जब इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे या सिंपल टच में लाएंगे आप, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज इनिशियली जितना है वो चेंज हो जाएगा। इनिशियली 1 वाले बॉडी पे q1 था, तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज q1 नहीं रहेगा, आप कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। लेट अस एज्यूम मान के चल रहे हैं हम लोग क्या, तो ये वाला जो है 1 बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है, तो 1 से चार्ज फ्लो करके दूसरे की तरफ आएगा। कब तक आएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो देखिए चार्ज फाइनली जो होगा इन दोनों पे चेंज हो जाएगा। तो चार्ज जो फाइनली चेंज होगा, तो इस पे चार्ज चेंज होकर के कितना होगा, q1 डैश अब जो होगा बॉडी 1 पे, वो रेडियस ऑफ r1 जिस पे चार्ज आप निकाल रहे हैं फाइनली, बाय दोनों के रेडियस का समेशन इनटू q टोटल। q टोटल कौन सा होता है, जो इनिशियली चार्ज दोनों पे रहता है उन दोनों का समेशन कर दीजिए तो q टोटल निकल जाएगा। इसी वजह से अगर आप वायर के कनेक्ट करने के बाद दूसरे वाले बॉडी पे अगर आपको चार्ज निकालना है तो q2 डैश अगर आप लिखते हैं तो r2 बाय r1 प्लस r2 इंटू q टोटल होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे q टोटल का वैल्यू मीनिंग होता है क्या, इनिशियली जितना रहता है, सम ऑफ चार्जेस जो इनिशियल में रहता है। अब देखिए 8 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। देखिए पहले समझिए, स्फीयर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग स्फीयर हो सकते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर में भी 2 केस, कंडक्टिंग में एक सॉलिड स्फीयर हो सकते हैं, एक होलो हो सकते हैं। इसी तरह नॉन कंडक्टिंग में भी 2 केस, सॉलिड और होलो। तो याद रखिएगा जब कभी भी आप कंडक्टिंग में लेते हैं होलो और सॉलिड स्फीयर मतलब क्या हुआ, अंदर में मटेरियल कुछ ना कुछ भरा हुआ है, जैसे तरबूजा है, वाटरमेलन, उसके अंदर में रेडिश पार्ट होता है। इसी तरह सॉलिड हुआ। होलो स्फीयर किसको बोलेंगे, जैसे फुटबॉल हो गया, होलो होता है। तो होलो हो गया कंडक्टिंग। होलो कंडक्टिंग पे भी आप कहां पे चार्ज रखेंगे, सरफेस पे चार्ज रखेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग में भी अगर आप अंदर में रखते हैं चार्ज, तो चार्ज की एक टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, तो चार्ज फ्लो होकर के कहां चल जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा। तो सरफेस पे जैसे आप अंदर में भी रखते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के चार्ज, तो वो धीरे धीरे फ्लो करके कहां, सरफेस पे चले जाएंगे। तो होलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग दोनों केस में सरफेस पे चार्ज आएगा। एक नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में भी सॉलिड होता है और होलो होता है। तो होलो रखेंगे तो होलो का भी केस वही होगा। होलो का केस क्या होगा, होलो भी जो अगर नॉन कंडक्टिंग में होलो है तो उसमें भी सरफेस पे चार्ज होगा। तो नॉन कंडक्टिंग में भी होलो पे सरफेस पे चार्ज होता है, और कंडक्टिंग के केस में होलो और सॉलिड दोनों के केस में कहां पे, सरफेस पे चार्ज चले जाता है। होलो है तो सरफेस पे होगा ही, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो कंडक्टर में फ्लो करने की टेंडेंसी होता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होकर सरफेस पे चला जाएगा। तो तीनों केस एक तरह से हो गया, सिमिलर केस हो गया। तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिर सुन लीजिए। होलो का केस दोनों, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों केस में होलो, और कंडक्टिंग है तो सॉलिड, ये तीनों में चार्ज क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है। जब चार्ज सरफेस पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, 3 केस इसमें पूछेगा। एक पूछेगा इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इनसाइड पॉइंट पे देखिए चार्ज नहीं है अंदर में, कंडक्टर के अंदर या ये कंडक्टर के अंदर इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, फील्ड का वैल्यू 0 होता है। जैसे देखिए
आर अगर लेस देन, जिस आर क्या होता है, स्मॉल आर है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए आर अगर लेस देन, पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, पी कोई यहाँ पे पॉइंट है जो अंदर में है, जो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर पी पॉइंट है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस आर हुआ, स्मॉल आर। तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब वो अंदर इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू 0 होता है। आउटसाइड है, आर अगर ग्रेटर देन, यही आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा है, जैसे पी एम है, ये यहाँ पे जो आर हुआ ये रेडियस से क्या हुआ, बड़ा हुआ, रेडियस से बड़ा हुआ मतलब आउटसाइडर पॉइंट। आउटसाइडर पॉइंट के लिए फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आउटसाइडर पॉइंट के लिए ये स्फीयर बिहेव करने लगता है पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर। जैसे अब बाहर वाले पॉइंट पे अगर फील्ड आपको निकालना होगा तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने शुरू कर देता है, और मान के चलते हैं वो जो है सेंटर पे सारा चार्ज रखा हुआ है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर क्या सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हुआ। अब सरफेस पे कहेगा, तो सरफेस पे कहेगा तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, सरफेस के लिए क्या होगा, देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होगा, सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सरफेस पे कहेगा तो क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। तो याद रखना है इस केस में सॉलिड हो कंडक्टर या नहीं तो होलो हो, दोनों कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों का केस। तो उस केस में अंदर में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अंदर में कितना होगा 0, सरफेस पे होगा के क्यू बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, और बाहर में होगा के क्यू बाय सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या है, अंदर में कोई ग्राफ देखते हैं, ग्राफ भी पूछा जाता है कभी कभी जेईई में, ये डायरेक्ट पूछता है ग्राफ। तो देखिए क्या होगा, अगर रेडियस अगर जो है रेडियस से छोटा कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो यानी अंदर में होता है, तो अंदर में फील्ड 0 है, तो देखिए फील्ड यहां तक नहीं है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, अंदर वाले पॉइंट है, ये इनसाइडर पॉइंट है, इनसाइडर पॉइंट पे फील्ड 0 है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, सरफेस से आगे बढ़ते हैं या सरफेस पे आते हैं तो फील्ड का वैल्यू होता है, और आउटसाइडर पॉइंट पे कैसा होता है, कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, के क्यू कांस्टेंट और आर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इस वाले से निकल के आ रहा है, के क्यू कांस्टेंट है तो ई क्या हो गया, ई आउटसाइडर के लिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखिए 1 बाय, कभी भी y इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, 1 बाय एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, सॉरी 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स का ग्राफ भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कर्व कम रहता है, इसमें कर्व ज्यादा होगा। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, इस तरह से बिहेव करेगा। अब देखिए नॉन कंडक्टर है और सॉलिड है, हम बताए थे नॉन कंडक्टर है सॉलिड है, तो जहां पे आप चार्ज रखते हैं, पहले तो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो जहां पे आप चार्ज रखते हैं वहीं पे चार्ज रह जाएगा, मतलब इसमें मटेरियल के अंदर भी रहेगा। अभी देख रहे थे कंडक्टर के केस में सॉलिड भी है, सॉलिड मतलब बीच में भी चार्ज आप रखते हैं तो कहां पे चल जाएगा, रेंगते रेंगते सरफेस पे। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर में चार्ज का फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होता है, इसी वजह से चार्ज क्या रहेगा, अंदर में ही रहेगा, सरफेस पे नहीं आएगा। तो इस केस में इसका सिनारियो चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कुछ अलग, अंदर 0 नहीं होगा, क्योंकि अंदर अब चार्ज रह गया, चार्ज फ्लो करके सरफेस में है, तो अंदर चार्ज है तो फील्ड भी कुछ ना कुछ होगा। तो इनसाइडर पॉइंट पे जहां पे रेडियस से छोटा अगर डिस्टेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है P, तो ये R है, तो ये इनसाइडर पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू, के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर है, याद रखिएगा आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ओके, स्मॉल आर क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है, अंदर के जिस पॉइंट पे निकालना है। अब देखिए इसको वॉल्यूम डेंसिटी के टर्म में, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक होता है अगर चार्ज का फ्लो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो चार्ज किसी भी सरफेस पे, किसी भी बॉडी पे 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर कोई 1 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे एक रॉड है, तो उस पर चार्ज का फ्लो लेंथ के अलोंग होगा, लेंथ के अलोंग चार्ज का फ्लो होता है। तो इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी जनरली दिया रहता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके अकॉर्डिंग लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये कितना होता है, Q बाय L होता है। उसके बाद होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलेंगे, किसी भी सरफेस पे चार्ज का क्या रहेगा, फैलाव रहेगा। जैसे एक बोर्ड एक सरफेस एरिया है, अगर इस पे चार्ज फैला हुआ है हर जगह इक्वल अमाउंट में, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो इसमें क्या होगा, इसको सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय A। इसको पढ़ते हैं कैसे, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होगा, ये कूलम पर मीटर में होगा, ये होगा कूलम, सी चार्ज को कूलम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में। अगर तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये क्या होता है, Q बाय V। ये कब होता है, किसी रूम के अंदर अगर चार्ज का फैला हुआ है, तो ये वॉल्यूम में चार्ज रखा हुआ है, तो इस केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा Q बाय V। तो यहां देखिए सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर क्या होता है,
स्फीयर एक 3D सरफेस होता है, उसके अंदर में चार्ज रखा है तो वॉल्यूम में चार्ज रखा है, वॉल्यूम चार्ज रखा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे होगा फॉर्मूला, इनसाइडर पॉइंट पे रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन में काम आएगा। इसका डेरिवेशन चाहिए तो सभी इस चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, सभी का डेरिवेशन मिलेगा। लेकिन अभी जो है शॉर्ट समरी हम देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको कराना है जेई और नीट के रिगार्डिंग रिसेंट ईयर का क्वेश्चन। देखिए ये सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं बुक में, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से कंसेप्ट होता है, उसी को हम थोड़ा सा क्या डिटेल में बता रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर पूछेगा सरफेस पे, सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, कैपिटल आर के बराबर। आउटसाइडर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर के क्या होना चाहिए, रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो कहे सरफेस पे या आउटसाइडर पॉइंट पे कितना वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यूब बाय, हालांकि ये लिखे हैं आउटसाइडर पॉइंट किसके लिए है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर के लिए लिखा है आउटसाइडर पॉइंट। आउटसाइडर पॉइंट पे होता है के क्यूब बाय स्मॉल आर के स्क्वायर। हम बार बार बोलेंगे आउटसाइडर पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और सेंटर पे मान के चलेंगे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो आउटसाइडर पॉइंट पे क्या होगा, के क्यूब बाय, अगर यहाँ पे चार्ज रखा रहता है क्यू चार्ज, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई कहेगा फील्ड निकालने के लिए क्या होता है, के क्यूब बाय आर स्क्वायर होता है। तो ये समझ के चलिएगा आप लोग, ओके। और सरफेस पे कहेगा तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सरफेस पे तभी होगा जब रेडियस के बराबर डिस्टेंस होगा, तभी सरफेस पे होगा। अब इस केस में देखिए अंदर में भी फील्ड का वैल्यू है, सरफेस पे भी है और बाहर में भी है। तो देखिए कैसा होगा, अंदर में कितना है, अंदर में अगर स्मॉल आर का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो इनसाइडर पॉइंट पे देखिए 0 पुट करिएगा तो ये कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे, देखिए ये सारा कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट। कैसे सर कांस्टेंट है, के का वैल्यू कुछ हम जानते हैं, क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ स्फीयर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ के क्यू आर कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है स्मॉल आर। क्यों सर वेरिएबल है, क्योंकि जैसे आप सेंटर से दूरी बढ़ेंगे तो क्या होगा, कभी 1 मीटर पे, कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 4 मीटर, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आर वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, इस फॉर्मूला में के भी कांस्टेंट, कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट और कैपिटल आर भी कांस्टेंट, ओनली जो है कैपिटल आर भी कांस्टेंट, ओनली स्मॉल आर वेरी कर रहा है। देखिए ना जैसे जैसे सेंटर से बढ़ेंगे तो स्मॉल आर वेरी करेगा। तो ओनली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो क्या होगा, जैसे जैसे सेंटर से बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सरफेस तक बढ़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आउटसाइडर पॉइंट के लिए ई इज, देखिए यहाँ पे के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर वेरिएबल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके लिए तो यहाँ पे ग्राफ देखें, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये कहाँ होगा, 0 से ओरिजिन से शुरू होकर के फिर क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। याद रखिएगा प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय प्लेन चार्ज शीट बोल रहे हैं, अगर लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग लिख दिया, ये प्लेन चार्ज शीट अलग है, कंडक्टिंग चार्ज शीट जो है वो अलग होता है। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका डबल, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये निकलेगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज शीट, कंडक्टर अगर ऐड हो गया तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नियर लगा रहेगा, कंडक्टर रहेगा तो उसके नियर लगा रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़े थे क्लासरूम में, क्या पढ़े थे, डिटेल में पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको बोलते हैं किसी भी सरफेस एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है नॉर्मली, उसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डिफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन कब ज्यादा होगा, जब फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, बहुत डिटेल में पढ़े क्लासरूम में, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एरिया वेक्टर पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ई, अब देखिए इसी को क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में, इसको स्केलर फॉर्म में लाएंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक टर्म आया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसको बोलेंगे, क्वेश्चन में बार बार यूज आएगा। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है एरिया वेक्टर, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। बोर्ड का परपेंडिकुलर कैसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या ये तो बाहर हो गया, ये अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो ठीक है, जैसे ये रूम है, रूम के दीवार पे ये क्या होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके उस साइड भी होगा, बाहर ये अंदर का हो गया, बाहर में भी होगा। क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर दो चीज हो सकता है, एक ऐसे वाला भी चीज हो सकता है, एक अंदर भी रहेगा इसी तरह से, तब भी हो सकता है। तो देखिए कभी भी गॉस लॉ में जो है एरिया वेक्टर अगर हम यूज करेंगे, एरिया वेक्टर आउटसाइडर लेंगे, इनसाइडर नहीं लेंगे। जैसे रूम के बाहर वाले लेंगे, सरफेस पे ये जो है इस दीवार पे परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, तो बाहर वाले लेंगे गॉस लॉ में एरिया वेक्टर।
तो याद रखिएगा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। अब देखिए गॉस लॉ पढ़ते हैं। गॉस लॉ क्या बताया? देखिए गॉस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया क्या, फ्लक्स निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड बताया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहा क्या, देखिए क्या होता है, अभी जो फ्लक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए हमको, एरिया भी चाहिए। अगर बाय द वे मान के चलिए ये बॉडी इस तरह से, सॉरी पहले एक मिनट देखिए, अगर बाय द वे बॉडी चलिए ऐसा स्फीयर है, इसका एरिया हमको पता है, स्फीयर है, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, इसका एरिया हमको पता है, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हमको इसका पता है, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यही क्या होगा, यही क्यूब भी है, क्यूब का भी एरिया हमको पता है 6a स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई रेंडम शेप का बॉडी है, मान के चलते हैं कोई रेंडम शेप का बॉडी है, चलिए ठीक है, एक ऐसे बॉडी है 3D डायमेंशन है, तब कहेगा इसका एरिया बताइए, आप इसका एरिया बताइए, अब इसका एरिया बताइए, सब एरिया, इसका एरिया निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस केस में अगर फ्लक्स निकालना होगा तो आप इस मेथड से, इस फॉर्मूला से फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका एरिया आप नहीं बता पाएंगे। तब इसके लिए, इस दिन को देखने के लिए गॉस एक साइंटिस्ट क्या बताया, बोला क्या, देखिए कुछ भी आपको करना नहीं है, 3D सरफेस के अंदर आप चार्ज को देखिए कितना है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अगर आपको मिल जा रहा है किसी भी सरफेस के अंदर, तो आप उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो फ्लक्स आपको निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। तो क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स का वैल्यू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्लक्स का वैल्यू ये भी है, देखिए फ्लक्स का गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, हालांकि गॉस लॉ के इससे फ्लक्स क्या होता है, फाई का फार्मूला गॉस लॉ से ये होता है, देखिएगा फाई का फार्मूला गॉस लॉ से होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ये भी फ्लक्स है, लेफ्ट साइड देखिए ये भी फ्लक्स है, इसमें भी लेफ्ट साइड फ्लक्स है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू ऐसे भी होता है और फ्लक्स का वैल्यू ऐसे भी होता है, गॉस लॉ से। गॉस लॉ से फाई का वैल्यू होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का वैल्यू ये भी होता है। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू टोटल गॉस लॉ में कंप्लीट कंबाइंड फार्मूला हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया लिया है, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कहां, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ये इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर भी लेंगे। जैसे मान लेते हैं एक डायग्राम यहां पे बनाते हैं, देखिए यहां पे इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। रेंडम शेप का एक बॉडी है, इसके अंदर दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, बाहर में एक Q3 है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सरफेस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तीनों चार्ज की वजह से होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से भी और बाहर वाले चार्ज की वजह से भी। लेकिन चार्ज जो आएगा इनसाइडर शिफ्ट चार्ज आएगा, ये Q1 और Q2। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्ज, इनसाइडर एज वेल एज इनसाइडर एज वेल एज इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा, बट चार्ज जो होगा ओनली इनक्लोज चार्ज होगा जो अंदर में है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इसमें अभी, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलते हैं, अगर आप टू इक्वल और अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आप सेपरेट करते हैं तो ये एक ओरिएंटेशन का फॉर्मेशन करता है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, पहले तो दोनों ये इक्वल है, लेकिन एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है, तो यही तो पड़ेगा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर आप छोटा सा डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये डायपोल का फॉर्मेशन करता है। और डायपोल के मिड में एक सेंटर होता है डायपोल का, जहां से डायपोल के केस में सारा डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 2a माने हैं तो सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस ये होगा, दूसरा भी सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस ये होगा। तो याद रखिएगा, तो इसमें डायपोल पढ़े तो डायपोल मोमेंट भी आएगा। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला कैसे पढ़े, पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a होगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका डायरेक्शन हमको चाहिए। ये तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा कितना, Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड निकल गया। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा, यानी P का डायरेक्शन देखिए नीचे में ऐसे दिखाया गया। और एक बात याद रखिएगा, इसी में हो गया डायपोल मोमेंट, ये हो गया डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे लिख लीजिएगा वेक्टर। इसका ऐसा यूनिट बता सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा इसका, चार्ज का होगा कूलम एंड डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस 2a है, इसका होगा मीटर। तो कूलम इंटू मीटर, इसको सीएम मत पढ़िएगा, कूलम इंटू मीटर। ओके, अब देखिए इसी में ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डायपोल के केस में यहाँ स्पेस है, एक्सियल और पॉइंट और इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं, प्लस चार्ज, और यहाँ माइनस चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर है,
इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों से चार्ज से होकर गुजरे और सेंटर से भी पास करे। तो ये लाइन पे कोई भी पॉइंट, ये लाइन जो हुआ जो दोनों चार्ज से होकर गुजरा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ डायपोल। अब इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो होगा एक्सियल पॉइंट। अगर ये पॉइंट पी लिए हैं, ये कौन सा पॉइंट होगा? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट होगा, तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, बीच में सेंटर है, ये ए है, ये बी है, बीच में सेंटर ओ है। यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पे कोई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। आपको याद रखना है एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। क्योंकि हम एक्सियल पे भी फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इक्वेटोरियल पे फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। तो बाकी इसके बाद जो होता है एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कांसेप्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। देखिए सारा चीज इसमें लिंकअप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना भी फॉर्मूला है सब रहेगा, ये कंबाइंड फॉर्म में हम दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। और जिस किसी को डेरिवेशन चाहिए, फुल कंसेप्ट चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, आप किसी का भी डेरिवेशन चाहिए तो।